वाह माँ, तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म डोसा खाकर तो मजा ही आ गया। माँ, मुझे एक और डोसा दो ना, मेरे दोस्तों को भी आपके हाथ का डोसा बहुत पसंद है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए भी डोसा बना देती हूँ। पूर्वी अपनी माँ के हाथों का बना डोसा ले जाकर अपनी सहेलियों को खिलाती है। पूर्वी की माँ शोभा डोसा काफी अच्छा बनाती थी, जिसके चलते पूर्वी को उसकी माँ के हाथ का डोसा बहुत पसंद था। पूर्वी अक्सर अपनी माँ के हाथ का बना हुआ ही डोसा खाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब पूर्वी बड़ी हो जाती है। माँ, कुछ भी कहो, जो स्वाद आपके हाथों में है, ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में किसी के हाथों में नहीं है। अच्छा, लेकिन कब तक मेरे हाथ का ही डोसा खाती रहेगी? अब तू भी डोसा बनाना सीख ले। कल को अपने ससुराल जाएगी तो क्या बनाकर खिलाएगी उन्हें? माँ, आपकी बेटी ने सब कुछ सीख लिया है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्वी की बात सुन शोभा हंसती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। पूर्वी के माता पिता पूर्वी की शादी एक वैभव नाम के लड़के से तय कर देते हैं। पूर्वी एक गरीब परिवार से होती है, जिसके चलते उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में ही होती है। सुनिए जी, ठंड का मौसम आ रहा है और माँ जी के पास गर्म कपड़े भी नहीं है। ये बात तो मुझे इस महीने में 5वीं बार कह रही हो। मुझे याद है बाबा, मैं ले आऊंगा। अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं माँ के साथ हम सबके लिए भी गर्म कपड़े ले आऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और दिन गुजरने के साथ ठंड का मौसम भी बढ़ता रहता है। लेकिन पूर्वी अभी भी इस आस में होती है कि उसके पति की तनख्वाह आएगी, सबके लिए गर्म कपड़े आएंगे। लेकिन पूर्वी की इस आस को टूटती ज्यादा समय नहीं लगता। पूर्वी भाभी कहाँ पर हो? अरे मोहन भाई साहब, आप यहाँ? पूर्वी भाभी, जल्दी से अस्पताल चलो। आज फैक्ट्री में काम करते हुए कुछ पटाखों में आग लग गई थी। वैभव भैया के हाथ पैर पूरी तरह से जल चुके हैं। मोहन की बात सुन पूर्वी अपने आप को संभाल नहीं पाती और भागी भागी अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक ठीक होंगे? देखिए, उन्हें ठीक होने में अभी कई महीने लग जाएंगे। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक वो सिर्फ आराम करेंगे। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने परिवार में एक ही कमाने वाला हूँ। अगर मैं घर में बैठ जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं। जिसके बाद पूरा परिवार वैभव को घर लेकर आता है। वैभव की ऐसी हालत की वजह से वैभव कोई काम नहीं कर सकता था, जिसका असर अब उसके परिवार वालों पर दिख रहा था। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो रहा था और भुखमरी जैसे हालात छा रहे थे। ऊपर से कड़ाके की सर्दी की वजह से पूरे परिवार की हालत और खराब थी। माँ जी, सुबह से खांस रही हो, कम से कम मुझे आपकी दवाई तो लाने दीजिए। बहू, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए है। अगर इससे मेरी दवाई आ जाएगी तो वैभव की दवाई कैसे आएगी? उसको भी समय समय पर दवाई चाहिए। मेरी छोड़, मेरी तो उम्र हो चुकी है। माँ जी, आप मान क्यों नहीं रही हैं? मुझे बाहर काम करने दीजिए ना। कम से कम घर में 2 पैसे आएंगे तो आपकी और इनकी दवाई का खर्चा तो निकल ही जाएगा। हमारे यहाँ की बहू बेटियां काम नहीं करती हैं। हमसे तेरी कमाई का एक निवाला भी गले से नहीं उतरेगा। माँ जी, आप घर के हालात देख रही हैं ना, और ये सब तो पुरानी बातें हैं। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे काम करने दीजिए, वरना भगवान न करे कोई परेशानी आ खड़ी हुई तो हम लोग क्या करेंगे? पूर्वी की बात सुन लता अपनी जिद छोड़ देती है, जिसके बाद पूर्वी कई जगहों पर काम ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से पूर्वी को कहीं पर भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। ऐसे ही एक दिन पूर्वी काम न मिलने की वजह से निराश होकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में चाउमीन के ठेले वाला दिखाई देता है। चाउमीन ले लो, चाउमीन 20 रुपए प्लेट, चाउमीन ले लो, चाउमीन। अरे ये क्या, इसके चाउमीन के ठेले पर तो काफी भीड़ है, और इसे ही क्यों यहाँ जितने भी खाने पीने के ठेले हैं सब पर इतनी भीड़ है? क्यों ना मैं भी खाने का ठेला ही लगा लूं, लेकिन मैं बेचूंगी क्या? अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं भी अपनी माँ की तरह डोसा बनाकर बेचती हूँ। यहाँ आसपास तो डोसे के ठेले वाला है भी नहीं, इससे तो मेरी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। पूर्वी अपनी इस तरकीब के बारे में अपने ससुराल वालों को बताती है। उनकी सहमति से पूर्वी अपने गांव की सेठ से पैसे उधार मांगकर एक डोसे का ठेला लगा लेती है। डोसा ले लो, डोसा, गर्मा गर्म डोसा, नारियल की चटनी के साथ डोसा ले लो। साहब, डोसा ले लीजिए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट है। चलो 1 प्लेट डोसा लगा दो, और हाँ, मसाला ज्यादा चटपटा मत रखना। ठीक है साहब, ये लीजिए साहब, आपका गर्मा गर्म डोसा।
पूर्वी को डोसा बेचते हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन पूर्वी पूरे दिन में मुश्किल से 100 से 150 रुपए की कमाई कर पाती थी। सोचा था डोसे का ठेला लगाऊंगी तो दिन पर दिन कमाई बढ़ने लगेगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मुश्किल से 100 से 150 रुपए ही कमा पाती हूँ। ऐसे में मेरे परिवार का क्या होगा? लगता है अब मुझे कोई और काम करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? ऑमलेट ले लो, ऑमलेट, उबले हुए अंडे ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऑमलेट ले लो। इस अंडे वाले के ठेले पर कितनी कमाई अच्छी हो जाती है ना। ठंड की वजह से इनके ठेले पर अंडे खाने के लिए कितने लोग आते हैं। काश मेरा भी कुछ ऐसा ही काम होता। अरे एक मिनट, क्यों ना मैं अंडा डोसा बनाकर बेचूं? ये तो सुनने में ही काफी नया लग रहा है और ठंड में तो लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। पूर्वी अगले दिन से अपना सादा डोसा छोड़कर अंडा डोसा बनाकर बेचना शुरू करती है। अंडा डोसा ले लो, अंडा 50 रुपए प्लेट, अंडा डोसा गर्मा गर्म। क्या अंडा डोसा? मैंने सिंपल डोसा सुना है, पेपर डोसा सुना है, मसाला डोसा सुना है, लेकिन अंडा डोसा पहली बार सुन रहा हूँ। साहब एक बार खाकर तो देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। ठीक है, फिर लगा दो 1 प्लेट अंडा डोसा। ये लीजिए साहब। अरे वाह, तुम्हारे ये अंडा डोसा तो खाने में काफी बढ़िया है। ऊपर से इसके साथ ये नारियल की चटनी, मजा आ गया भाई। धन्यवाद साहब। पूरे बाजार में पूर्वी का अंडा डोसा सबसे अलग था, जिसके चलते अब हर कोई पूर्वी के यहाँ अंडा डोसा खाने के लिए आया करता था। आपके यहाँ का अंडा डोसा खाकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। ऐसा अंडा डोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया, कसम से आज मजा आ गया अंडा डोसा खाकर। अरे जरा 1 प्लेट अंडा डोसा लगाना, और हाँ नारियल की चटनी थोड़ी ज्यादा देना। मुझे भी 1 प्लेट अंडा डोसा देना, थोड़ा चटपटा बनाना। दिन पर दिन बढ़ रही कमाई की वजह से अब पूर्वी के ससुराल के हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि गरीबों को इतनी जल्दी कहाँ तरक्की मिलती है। ऐसा ही कुछ पूर्वी के साथ होता है। जब से ये पूर्वी आई है तब से मेरे यहाँ तो कोई जलेबी खाने आता ही नहीं है। ये तो मेरा धंधा चौपट करवा कर ही मानेगी। क्यों ना मैं इस पूर्वी की तरह अंडा डोसा बनाकर बेचूं, फिर तो मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। नथुलाल पूर्वी की तरह अंडा डोसे का ठेला तो लगा लेता है, लेकिन वो अच्छा सामान इस्तेमाल करने की बजाय काफी घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करता है। अंडा डोसा ले लो, गर्मा गर्म अंडा डोसा, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। क्या सिर्फ 30 रुपए प्लेट? इतनी सस्ती प्लेट? चलो मेरे लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म अंडा डोसा लगा दो। अरे मेरे लिए भी 1 प्लेट गर्मा गर्म अंडा डोसा लगा दो भैया। सस्ता होने की वजह से अब सारे कस्टमर नथुलाल से ही अंडा डोसा खाते हैं और बेचारी पूर्वी के ठेले पर कोई नहीं जाता। वहीं अब दिन पर दिन नथुलाल की कमाई बढ़ने लगती है, लेकिन घटिया सामान इस्तेमाल करने की वजह से जो भी कस्टमर अब नथुलाल के यहाँ से अंडा डोसा खाता, उसकी तबीयत बिगड़ने में देरी नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन, नथुलाल तू कैसा अंडा डोसा बनाता है? जब से तेरे यहाँ का अंडा डोसा खाया है तब से मेरे बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी है, और मुझे तो कल से उल्टी आना ही बंद नहीं हो रही है। लगता है तूने कुछ गड़बड़ करी है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? सारे कस्टमर मिलकर नथुलाल का ठेला चेक करने लगते हैं, जिससे उन्हें काफी घटिया क्वालिटी का सामान मिलता है और वो लोग नथुलाल का ठेला बंद करवा देते हैं। जिसके बाद अब पहले की तरह पूर्वी का अंडा डोसा का ठेला चलने लगता है और उसके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं और उसके ससुराल के हालात भी ठीक होने लगते हैं। गरीब काली बहू के घर आई अमीर सौतन। अरे तुम लोगों को चलना नहीं है क्या? अभी तक तैयार नहीं हुए? पापा हमने आपसे कहा ना कि हमें गांव नहीं जाना है, तो क्यों आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? आप जानते हैं ना हमें गांव जाना पसंद नहीं है। न जाने वो लोग इतनी गरीबी में ऐसी जगह कैसे रह लेते हैं। भूलो मत, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ। अगर मैं शहर आकर अपना काम शुरू नहीं करता तो तुम लोग अभी भी गांव में ही रह रहे होते, समझे? तो मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता प्रसाद को गुस्सा करता हुआ देखकर अनिल और सेजल चुपचाप जाकर तैयार हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन लोगों को अपने माता पिता के साथ गांव जाना पड़ता है। अरे आ गए तुम सभी लोग। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? पापा ये कैसी जगह है? यहाँ ना तो एसी है और ना ही लाइट। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। अरे बिटिया तुम परेशान काहे हो रही हो? यहाँ बैठो, अभी पिया बिटिया से तुम्हारे लिए मटके का ठंडा ठंडा पानी मंगवाता हूँ। अरे बाबा इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सबके लिए ही ठंडा ठंडा शरबत बनाकर लेकर आई हूँ। इसे पीकर आप सबकी गर्मी दूर हो जाएगी। अरे प्रिया बेटा, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। इतनी सी थी जब मैंने इसे देखा था।
प्रिया प्रसाद और अनामिका के पैर छूती है और वहां से चली जाती है। प्रसाद और अनामिका को प्रिया के संस्कार और गुण देखकर उसे पहले ही नजर में पसंद कर लेते हैं। इसके बाद अगले दिन, प्रसाद, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है कि मेरी बेटी गांव में रहने वाली है और तुम लोग शहर के। मेरी बेटी का रंग रूप भी काला है और फिर भी तुम मेरी बेटी को अपने घर का बहू बनाना चाहते हो। भाई साहब, प्रिया को मैंने बचपन से अपनी बेटी ही माना है। मुझे उसके काले रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पहले हम भी तो गांव में ही रहते थे, तो हमें उससे क्या दिक्कत होगी। अब तो बस आप जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तो प्रिया ही मेरे घर की बहू बनेगी। अनामिका प्रसाद प्रिया का रिश्ता अपने बेटे अनिल के साथ कर देते हैं, लेकिन अनिल को जैसे ही रिश्ते के बारे में पता चलता है, पापा आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस गांव की गंवार और काली लड़की से शादी करने के लिए हाँ बोलूंगा? अरे मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अनिल, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। वो भले ही गांव से है और रंग रूप में काली है, लेकिन तेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी जीवन साथी बनेगी। हाँ बेटा, रिश्ते के लिए मना मत कर, वरना जाट बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। अगर तू प्रिया से शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अनिल डर जाता है और ना चाहते हुए भी रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों में अनिल और प्रिया की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी अनिल प्रिया को अपनाने से कतराता है। अरे आप उठ गए, ये लीजिए, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाई हूँ। आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं तब तक आपका नाश्ता बना देती हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मुझे अपनी काली शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ? और ना ही मेरे लिए कुछ करने की जरूरत है। मैंने ये शादी सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर की है, ना कि अपनी मर्जी से। दुनिया के नजरों में भले ही तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देने वाला, समझी? अनिल की बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चुपचाप चली जाती है। प्रिया इस बार ना तो अपने सास ससुर से कुछ कहती है और ना ही अपने मायके वालों से। अनिल दिन प्रतिदिन प्रिया से दूर जा रहा था, जिसकी वजह से प्रिया काफी परेशान रहने लगी थी। लेकिन एक दिन अनिल एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में दरवाजे पर खड़ा होता है। उसे देखकर उसकी माँ अनामिका उसे कहती है, अनिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू दूसरी शादी करे? तुझे शर्म नहीं आई? पहली पत्नी के होते हुए किसी और लड़की से शादी कर उसे अपनी पत्नी बनाने की। मैं रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन आपने मेरी शादी जबरदस्ती प्रिया से करवा दी। इसलिए मैंने आज रिया से मंदिर में शादी कर ली है। अब से रिया ही मेरी पत्नी है। अगर आप इस शादी को स्वीकार नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं और रिया इस घर को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। चलो रिया। नहीं अनिल जी, रुक जाइए। माँ जी, जो हुआ सो हुआ, उन्हें रोक लीजिए। अगर वो आपको छोड़कर चले गए तो आप लोग कैसे रहेंगे उनके बिना? मैं नहीं चाहती कि एक बेटा मेरी वजह से अपनी माँ बाप को छोड़ दे। प्रिया बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? कैसे एक घर में अपनी सौतन के साथ रहेगी? लगता है माँ जी, यही मेरी किस्मत है। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। प्रिया का दर्द उसके सास ससुर समझ सकते थे, लेकिन वो भी मजबूर थे। दिन गुजरते रहते हैं और प्रिया की सौतन रिया प्रिया को ताने मारने से बाज नहीं आती है। थोड़ा ढंग से पोछा लगाओ। भगवान ने शक्ल सूरत तो दी नहीं, कम से कम हाथ पैर दिए हैं, उनका ही सही से इस्तेमाल कर लो। भगवान ने भले ही मुझे अच्छी शक्ल ना दी हो, लेकिन एक साफ मन दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास होता तो मेरे पति को अपना पति नहीं बनाती। मैं तुम्हारे पति के पास नहीं आई थी, तुम्हारा पति मेरे पास आया था। जरा सोचो, अगर तुम सुंदर होती, अमीर होती, तो तुम्हारा पति मेरे पास क्यों आता? तो मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अपना काम करो। प्रिया की ऐसी बात सुनकर प्रिया मन ही मन रोती है, लेकिन प्रिया समझ चुकी थी कि अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब तो अब उसे जिंदगी भर सहना है। प्रिया डार्लिंग, कहाँ हो? जल्दी आओ ना, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं ना हम। आई बाबा, चलो चलते हैं। रिया और अनिल जैसे ही अपने रूम से बाहर आते हैं तो उनके सामने प्रिया आ जाती है। सारा मूड खराब कर दिया है। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे रूम के आसपास भटकने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो बस आप दोनों के लिए खाना लेकर आई थी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज मैं और अनिल जी मूवी डेट पर जा रहे हैं, तो हम बाहर ही खाना खाएंगे। इसे तुम ही खा लो, मिसेस ब्लैक ब्यूटी। अनिल रिया मूवी के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जैसे ही मूवी थिएटर पहुंचने वाले होते हैं तो सामने से आ रहे ट्रक से उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास मौजूद सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं।
डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? देखिए, एक्सीडेंट पे उनकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है और अगर उन्हें कहीं से भी किडनी नहीं मिली तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। और आपकी बहू, उनका भी काफी ब्लड लॉस हो चुका है, उन्हें भी अभी ब्लड की जरूरत है। डॉक्टर, आप मेरी एक किडनी मेरे हस्बैंड को डोनेट कर दीजिए और मेरा ब्लड रिया को। उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रिया के कहने पर डॉक्टर जल्दी से प्रिया के सारे टेस्ट करते हैं, जिसके बाद प्रिया की एक किडनी ऑपरेशन से अनिल के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। वहीं प्रिया का ब्लड रिया की बॉडी में डोनेट कर देते हैं। कुछ घंटों में उन दोनों को होश आ जाता है। अनिल बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? ये सब उस काली मनहूस प्रिया की वजह से हुआ होगा। मैं और रिया ने घर से निकलते हुए उस काली मनहूस की शक्ल देख ली थी। उसी की वजह से आज हमारी ऐसी हालत हो गई है। वो तो भला हो उस इंसान का जिसने मुझे किडनी और रिया को ब्लड डोनेट किया। वो भला इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। तुमने और रिया ने प्रिया के साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन आज उसकी वजह से तुम दोनों की जान बच पाई है और तुम दोनों उसे ही कोस रहे हो। अरे तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। प्रसाद की बात सुनकर अनिल और रिया को यकीन ही नहीं होता, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिया के पास जाकर उनसे माफी मांगते हैं। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें आज तक बस मनहूस ही समझा था, लेकिन अगर आज तुम नहीं होती तो मैं और रिया तो अपनी जान से हाथ धो बैठते। भगवान के लिए हमें माफ कर दो प्रिया। मैं तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैंने तो एक पत्नी से उसका पति छीना है, उसके लिए तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे और अनिल की जिंदगी से जा रही हूँ। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। नहीं रिया, ऐसा मत करो। तुम तो मेरी बहन जैसी हो।